नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के ऊपर, जो कि ईएमआरएस, बीपीएससी ट्री, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और हम इस क्रम को बढ़ाते हुए 7वें पायदान तक पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि ये जो 75 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जितने भी विद्यार्थी महीनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके रिवीजन के दृष्टिकोण से ये हमारा प्रयास काफ़ी सराहनीय कहा जा सकता है। और आप सभी अपना मूल्यांकन भी कर रहे होंगे कि हमें किस तरीके के प्रश्नों का मुकाबला परीक्षाओं में करना है। आप देखेंगे कि प्रश्न वही रहते हैं, बस उनके पूछने का जो ढंग है, पैटर्न है, बदल जाता है और आंसर भी वही रहता है। मोटे तौर पर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य से अगर आप तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जो प्रश्न का मूल बेस होता है, वो सेम टू सेम होता है, आंसर भी उसका सेम टू सेम होता है, बस पूछने का ढंग अलग-अलग हो जाता है। तो हम चलते हैं रिवीजन के क्रम में, पहले प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन दिया गया अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। तो देखिए ये प्रश्न नया नहीं है, बहुत ही पुराना प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें अपने रिवीजन को ध्यान में रखते हुए एकदम से तथ्य को क्लियर करके रखना है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, तो कौन सा इतिहास है, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, कितने संस्करणों में निकला था, कौन लिखा था, ये सारी चीजें आपके मन में आनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब ये भी है कि प्रश्न को देखते हुए उसके जितने भी लक्षण हैं, वो आपके दिमाग में आने चाहिए। चलते हैं, बात करते हैं जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर। पंडिय सयल सत्य बखाणे देहई बुद्ध बसंत न जाने। ये प्रश्न आपके लिए रिवीजन के तौर पर आया होगा, पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है और तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन दिया गया है सरहपा, कड़हपा, शबरीपा, नागार्जुन। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, सरहप्पा द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। और ये किस भाषा में है? अपभ्रंश में। मान लीजिए आगे के परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस भाषा में, कवि का नाम न पूछते हुए। अगला प्रश्न है जो कि जाना माना एकदम से प्रश्न कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया बिहारी, विद्यापति, मतीराम, भिखारी दास। तो पहले ये कथन के तौर पर पूछा जाता था कि ये किसका कथन है, लेकिन अब देखिए परीक्षाओं में बता दिया जा रहा है कि ये फलां का कथन है। अब ये किसके संदर्भ में है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विद्यापति के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। अब जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकरण में है। बदलते हुए पैटर्न में सवाल वही रहेगा, बस पूछने का जो ढंग हो रहा है वो बदल जा रहा है। तो आदिकाल के किस प्रकरण में? जब मैं इन प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूं, तो आ, जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको ये ना लगे कि ये हमारे लिए प्रैक्टिस सेट नहीं है। जो भी यहाँ पर लेक्चर बनाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, सब आप लोगों के लिए है और ये दिल से बनाया जा रहा है। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूरा मन के साथ, ना हमारा कोई आपसे बहुत उम्मीद है कि आप फला चीज जमा करेंगे, इतना जमा करेंगे तभी मैं ये बताऊंगा। ये स्वतः आत्मीय संबंध जिसको कहा जा सकता है, चीजों को आप समझ रहे होंगे। कई बार पढ़ाते पढ़ाते हम भी भावुक हो जाते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, किसका कथन है? शुक्ल जी का, विद्यापति के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे कि ये आपके लिए रिपीटेड प्रश्न है, एक तरीके से पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुका है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। वहां पर पूछा गया था कि सबसे पुरानी पुस्तक है। जो मैं शुरू में कहना चाह रहा था कि प्रश्न वही है, आंसर भी वही है, बस पूछने का जो ढंग है वो बदल जा रहा है। तो सबसे पहली पुस्तक मैथिली हिंदी में कौन सी लिखी गई है जो कि गद्य में है? ऑप्शन दिया गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, वसंत विलास। तो ये सभी रचनाएं जो भी दी गई हैं, इनके लेखकों का नाम आपके मन में आना चाहिए। सही उत्तर तक हम पहुंच रहे हैं, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वर्ण रत्नाकर नाम से जो रचना है वो मैथिली हिंदी गद्य में लिखी गई पहली पुस्तक है। अब इसके रचनाकार कौन है? स्वतः आपके मन में आ गया होगा,
मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ऑप्शन दिया गया कीर्ति पताका, आल्हा खंड, विशल देवरासो, रणमल छंद। तो जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सभी रचनाएं आदिकाल से जुड़ी हुई हैं और सबके रचनाकार आपके मन मस्तिष्क में आने शुरू हो गए होंगे। राजमती का जो संबंध है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विशल देवरासो की नायिका के तौर पर है राजमती। अगला प्रश्न है, शाश्वती डायरी के लेखक हैं। प्रश्न देखने में बहुत छोटा है लेकिन है बहुत खतरनाक। डायरी के विधा में लिखा गया है शाश्वती। ऑप्शन दिया गया है दिनकर, बच्चन, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। तो शाश्वती नाम से जो डायरी लिखा है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अज्ञेय द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ऑप्शन दिया गया गीत गोविंद टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा। तो मीराबाई की कौन सी इसमें रचना नहीं है हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, प्रेम तत्व निरूपण मीराबाई की रचना नहीं है। बाकी जितनी भी इसमें रचनाएं दी गई हैं सभी रचनाएं मीराबाई से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऑप्शन दिया गया है बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। जब भी रीतिकालीन कवि की चर्चा हो और उसमें ऋतु के बारे में बात हो, त्योहारों के बारे में बात हो, पर्वों के बारे में बात हो, होली दिवाली के बारे में बात हो, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है पद्माकर। ठीक है, तो ऋतु वर्णन और त्योहारों के लिए जाने जाते हैं पद्माकर। इसी तरीके से एक और कवि हैं जिनका नाम है सेनापति, जिनको कि हम प्रकृति चित्रण के लिए जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, कई बार विकल्प में अगर मान लीजिए पद्माकर नहीं होते, सेनापति होते, तो वो ही उसका सही जवाब होता। लेकिन फिर भी हमें इस प्रश्न के आधार पर सही जवाब देना है कि पद्माकर हैं जो कि ऋतुओं और त्योहारों के लिए के साथ जीवन की खूबसूरती को प्रस्तुत करने में माहिर रहे हैं, जो कि रीतिकाल के कवि हैं और ये माना जाता है कि ये आखिरी कवि भी हैं। ये भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि परीक्षाओं में जाने से पहले देव इत्यादि की रचनाओं को एक बार आपको रिवीजन करके जाना पड़ेगा। वैसे आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की रचनाओं को कुछ संख्या मानी हुई है, और जबकि अगर आप वही इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इनकी संख्या 72 के आसपास में मानी गई है कि 72 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। अब यहाँ हमें बताना कि कौन सा ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन दिया गया कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम। तो कौन सी ऐसी रचना है जो कि देव की नहीं है? तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि जो पहला प्रश्न में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यही है, कवि कुल कल्पतरु। ये किसका हो गया? चिंतामणि। चिंतामणि द्वारा लिखा गया है। बाकी जितनी भी यहाँ रचनाएं हैं सब किसकी हैं? देव की हैं। तो आगे के लिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि सूर समाना चंद में दहु किया एक घर। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया सूरदास, कबीरदास, चंद बरदाई, जयसी। मेन आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो कि उन पंक्तियों में नाम किसी का और जुड़ा हुआ है, मतलब समान रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका आंसर वो नहीं है। इस तरीके के लगभग 10 से 15 आप पंक्तियों को देखे होंगे जिसमें नाम किसी और समान कवि का जुड़ा हुआ है लेकिन वो आंसर किसी और का। यहाँ पर भी लिखा गया सुर समाना चंद में दहु किया घर एक, किसकी पंक्ति? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, कबीरदास द्वारा लिखी गई। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं ध्यान में रखेंगे तो लगभग 50% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि सूर को लगाकर आ जाएंगे। देखिए, देखने में प्रश्न सभी बहुत छोटे हैं, लेकिन किन तकनीकियों के साथ इनको सॉल्व करना है, किन बारीकियों को ध्यान में रखना है, वो सभी चीजें आप सभी समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रास पंचाध्यायी जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये किसकी रचना है, किस छंद में लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई। तो ये भी प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। सही जवाब हो गया पहला, रोला छंद में लिखा गया है रास पंचाध्यायी को नंददास द्वारा। रोला छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। ये भी मान लीजिए आगे की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ये प्रश्न पहली बार यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि आपने कई
अभ्यास सेटों में इसको हल किया होगा। राधा वल्लभ संप्रदाय, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे विकल्पों की। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, हित हरिवंश। और आप जानते हैं कि तमाम कृष्ण भक्ति शाखा में संप्रदायों की स्थापना हुई। सभी के केंद्र में कृष्ण थे, लेकिन राधा वल्लभ के केंद्र में राधा जी रही हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। जब मैं इस प्रश्न को देखता हूं तो मुझे वही कठिन काव्य के प्रेत के तौर पर आता है, जो कि अब तक मुझे प्रमाण के तौर पर कहीं नहीं मिला, और जो प्रमाण मुझे मिला भी है और उसको मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, चैनल पे है। पुराना वीडियो हो चुका है, लेकिन आप साक्ष्य के रूप में उसको याद कर सकते हैं। देखिए, मिलती जुलती बातें शुक्ल जी ने यहाँ पर कही है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का, ऐसा लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ध्यान पूरा केशव के हृदय पर ही रहा है, और बार बार उनके हृदय पर उन्होंने चोट किया और कहा कि प्रकृति के साथ जैसा सामंजस्य होना चाहिए हृदयगत, केशव दास का वैसा कुछ भी नहीं था। तो बताने की जरूरत नहीं, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है। विकल्पों में दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब इसका क्या हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं, ऑप्शन दिया गया अमीर खुसरो, नजीर अकबराबादी, उस्मान कबीरदास। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है, आपके मन में घूमना शुरू हो गया होगा कि हमने कहीं ना कहीं जरूर इसको पढ़ा होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, कबीरदास। कबीरदास की ये पंक्तियां हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। तो जो भी कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आप अपने दिमाग में रखिए, बाकी कबीरदास से इसको जोड़कर देखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है। बहुत ही अच्छे ढंग से इस प्रश्न को बनाया गया है और एक तरीके से नया इसको मोड़ दिया गया है। अक्सर आप जानते हैं कि ये पंक्ति नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है, और इसी पंक्ति के आधार पर सूफी कवियों में नूर मोहम्मद की आलोचना भी की गई। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। हमें बताना है यहाँ पर बोली के दृष्टिकोण से, तो कौन सी बोली है। जब भी सूफी काव्य आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि सभी सूफी कवियों ने लगभग अवधी भाषा का प्रयोग किया। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन तीसरा हो गया कि अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। ये नाच नाम की कविता है अज्ञे की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कविता नाच, उसी की एक पंक्ति यहाँ पर उठा ली गई है कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। मान लीजिए कि ये, और आगे भी लिखा कि दो खंभों के बीच में वो रस्सी तनी हुई है। तो जीवन में यही है, सुख है, दुख है, भाग है, दौड़ है, आशा है, निराशा है, सफलता है, असफलता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों का जीवन इन्हीं खंभों के बीच में है, और वो खंबे एक तनी हुई रस्सी से जुड़े हुए हैं। तो ये पंक्ति देखिए, मैं एक बार नामवर सिंह के व्याख्यान में गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये पंक्ति मुझे काफी इस समय अच्छी लगती है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ सिखाती है ये पंक्ति। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं क्या है। युग धारा के रचयिता है। देखने में प्रश्न बहुत ही छोटा है, लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में कई बार घातक हो जाते हैं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। युग धारा और इसी से संबंधित है युग की गंगा, और जब भी मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूं इन दोनों की चर्चा बार बार करता हूं। किसकी रचना है युग धारा। ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो गया वो हो गया कि नागार्जुन द्वारा लिखी गई है रचना युग धारा, और युग की गंगा हो गई केदारनाथ अग्रवाल। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। बहुत ही जबरदस्त ये पंक्ति आपको दिखाई पड़ रही है, और आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता में कहीं इसको पढ़ा हुआ है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कलगी बाजरे की कविता जो है उसकी ये पंक्तियां सीधे सीधे उठाई गई हैं। शब्द जादू हैं मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है। और इसी तरीके से अज्ञे ने कविता की एक परिभाषा दी हुई है कि कविता शुरू में भी शब्द है और आखिर में भी शब्द है। तो शब्द पे काफी जोर रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां
जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये पंक्तियां किस काव्य संग्रह से लिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रेम पथिक, झरना, कानन कुसुम, लहर। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, ये पंक्तियां लहर से ली गई हैं, जो कि कहा जाता है कि इसमें जागरण गीत लिखे गए हैं, ज्यादातर जागरण गीत। और लहर का प्रकाशन कब हुआ था, ये सब आपके मन में आना चाहिए। एक जो मार्के की बात है जो मुझे बताना चाहिए कि कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन अलंकार है। तो एक तो रूपक अलंकार है, जब दो शब्दों के बीच में डैश का चिन्ह हो तो रूपक अलंकार वहां होने की संभावना ज्यादा है। और दूसरा अलंकार इसमें है मानवीकरण अलंकार। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप आगामी परीक्षाओं में जाएंगे तो हो सकता है कि ये बदले हुए पैटर्न में इस तरीके से पूछा जाए अलंकार के तौर पर भी। तो देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है। और मैंने पिछले अभ्यास सेट में कहा भी था कि अभ्यास के माध्यम से आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं और अभ्यास के अभाव में आप प्रतिभाशाली होते हुए भी कमजोर भी हो सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? अंधा कुआं यहाँ पर ध्यान में रखना है, जल्दीबाजी में इसको नहीं पढ़ना है। अंधा युग नहीं है बल्कि अंधा कुआं लिखा हुआ है, किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा। तो ये दो ऑप्शन तो एकदम से कट है, इनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। मुकाबला है दो ही में और सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा अंधा कुआं। जबकि धर्मवीर भारती ने क्या लिखा है वो आपके दिमाग में छप गया होगा, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगला जो प्रश्न है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है? मल्लिका किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका जो है वो इसकी नायिका है, इसमें इसका उल्लेख हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है? देखिए, तमाम कहानीकारों की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए राजी सेठ को इंडिकेट करते हुए सवाल पूछा गया। ऑप्शन दिया गया समांतर चलते हुए, अपने दायरे में, गलत होता पंचतंत्र, जाह्नवी। तो कौन सी ऐसी कहानी है जो कि राजी सेठ द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका जो सही जवाब है आपके मन में आना शुरू हो गया होगा, ऑप्शन डी, जाह्नवी नाम से जो कहानी लिखी गई है वो राजी सेठ की नहीं है। बाकी जितनी भी कहानियां यहाँ पर है सब राजी सेठ की हैं। जाह्नवी नाम की कहानी आप जैनेन्द्र, कहानीकार जैनेन्द्र, जो कि मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि देखिए देखने में बहुत ही सीधा प्रश्न है, लेकिन घुमाकर यह लंबा चौड़ा पूछा जा सकता है कि आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव का नाम है। ऑप्शन दिया गया गंगौली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। देखिए, ये प्रश्न बड़ा ही मुझे अच्छा लगा और इस प्रश्न में न सिर्फ हम सही उत्तर को जानेंगे, बाकी अन्य उपन्यासों को भी एक सेकंड में हम रिवाइज कर लेंगे। आधा गांव में चित्रित गांव जो है उसका नाम है शिवपालगंज। शिवपालगंज तो आपने याद कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कि जो गंगौली है, सॉरी, जो आधा गांव है इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया गंगौली। लेकिन हमें देखना है यहाँ पर कि शिवपालगंज आपने राग दरबारी में पढ़ा होगा, मेरीगंज जो हो गया मैला आंचल में, और बेलारी आपने गोदान में पढ़ा होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न के माध्यम से हमने एक से अधिक उपन्यासों में रचित जो भी गांव के लिए जाने जाते हैं उनको भी देख लिया। आधा गांव सही जवाब हो गया गंगौली, और इसके रचयिता कौन है ये सब चीजें आपके दिमाग में आ गई होंगी। अगला जो प्रश्न है कि महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है ग्लोबल गांव का देवता, गुना बेगुना, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी रचनाएं जो कि पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुकी हैं। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा उपन्यास है जो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब है, आप चाहें तो अपने IQ लेवल से भी इसके जवाब को दे सकते हैं। जहां पर गुना बेगुनाह की बात होगी वहीं पर अक्सर हमें पुलिस थाना की याद आती है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, गुना बेगुना। तो ये जो रचना है ये किसका ये उपन्यास है? सही जवाब है मैत्रेयी पुष्पा। बाकी जो भी उपन्यास दिए गए इसमें रणेंद्र का नाम आपने सुना होगा, जो आदिवासी विमर्श में इनको आपने पढ़ा होगा। मुन्नी मोबाइल जो प्रदीप सौरभ द्वारा लिखी गई है। जिंदा मुहावरे नाशिरा शर्मा। ये सब भी रचनाएं प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इसलिए हमने वक्त लेकर सभी पर डिस्कस किया है। जहां पर जरूरत पड़ेगी हम विस्तार से बात करेंगे, जहां पर नहीं जरूरत पड़ेगी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया छप्पर के लेखक है। छप्पर के लेखक कौन है?
ऑप्शन दिया गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, सूरजपाल चौहान या फिर जयप्रकाश करदम। तो इसका जवाब आपके मन में आना शुरू हो गया होगा, ऑप्शन चौथा जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा गया है छप्पर। एक तरीके से आप देखें जितने भी नाम दिए गए हैं सभी दलित साहित्यकारों के नाम हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। और जैसे ही इस प्रश्न को देखा तो मैं बार बार कहता हूं कि पहले यूजीसी नेट की परीक्षाओं में सवाल इस तरीके से पहले इस तरीके से पूछे जाते थे, ठीक है, क्षैतिज, लेकिन अब सवाल धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर पूछे जाने लगे हैं। लेकिन ट्रेंड उसी तरीके का है। पूछा गया कि कौन सा निबंध शुक्ल जी का नहीं है। ऑप्शन दिया गया हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि सही है। तो सही जवाब हो गया कि नहीं हमें बताना है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। बाकी आगे की परीक्षाओं के लिए जरूर ध्यान में रखिए, ये सब पूछे जा सकते हैं। आप अगर पिछले कुछ परीक्षाओं में झारखंड में शायद ये प्रश्न आया और धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी कभी कभी आ सकता है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, ये भी आ सकता है। तो देखिए देखने में ये प्रश्न बड़ा आसान तरीके का लग रहा था, लेकिन आगे की परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है। इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है। इस तरीके से होना चाहिए था। ऑप्शन दिया गया राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, स्ट्राइक। तो भुवनेश्वर प्रसाद जो कि विसंगत बोध एब्सर्ड नाटकों के लिए जाने जाते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इसमें एक जो रचना दी गई है लक्ष्मी का स्वागत, काफी फेमस रचना जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखी गई एकांकी। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ऑप्शन में जो भी नाम दिए अगर इनको आप ध्यान रखते हैं तो आगे के लिए ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार है। ये पूरा पुस्तक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित। ऑप्शन दिया गया राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप याद कीजिए कि आपने जब जीवनी विधा अन्य गद्य विधाओं को पढ़ा था तो ये किसके कवि लेखक के तौर पर पढ़ा था। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला राधा कृष्ण दास। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का और राधा कृष्ण दास का एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है। आप उस संबंध को अच्छे से जान रहे होंगे। हमारे जो गंभीर विद्यार्थी हो कमेंट करके तुरंत बता देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। ऑप्शन दिया गया नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियां। तो कौन सी ऐसी रचना जो कि शिशु संवेदना पर आधारित नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा दो सखियां, जो कि पत्र शैली में प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। ये जितनी भी कहानियां यहाँ पर दी गई हैं सभी प्रेमचंद की कहानियां। और मुझे याद आ रहा है कि हमने केवीएस के दौरान इस कहानी को पढ़ा हुआ था, नादान दोस्त। इसके अलावा चोरी, कजाकी, ये सब किस पे आधारित हैं। शिशु संवेदना को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद ने, जिसको कहा जा सकता है बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पे प्रेमचंद की एक बड़ी फेमस कहानी रही, उसका नाम हो गया ईदगाह, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और तमाम एनसीईआरटी एससीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में भी इसको आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की है। विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की है। ऑप्शन दिया गया माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण, कामता प्रसाद गुरु। तो इससे लग रहा है कि ये पुस्तक जो है वो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, जो कि गोविंद नारायण। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है परीक्षाओं में और मुझे याद है कि जब मैं यूपी पीजीटी का एग्जाम देने गया था सन 2011 ईस्वी में, फॉर्म तो निकला था लेकिन इसका एग्जाम हुआ था 2015 के आसपास में, उसमें ये सवाल आया हुआ था। तो विभक्ति विचार को बिल्कुल ध्यान में रखिए, गोविंद नारायण। अगला प्रश्न है कि काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है। और ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेटेड है। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया कॉलरिज, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे। तो प्रश्न को देखने के बाद ही आपको कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनको कि एलिमिनेट करना है, उनको फाइट से बाहर रखना है। अब ये बात प्लेटो और अरस्तु के बीच में ही है, लेकिन इसका हमें सही जवाब यहाँ पर देना है। वो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। प्लेटो का मानना यह है कि जो काव्य है या फिर जो काव्य रचना है एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है।
अगला प्रश्न है, जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? और जो विद्यार्थी लगातार इस कॉमन प्रैक्टिस सेट से जुड़े होंगे वो उनके दिमाग में आ गया होगा, हमने इस प्रश्न को पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। और खुदा ना खास्ता अगर ये फाइनल एग्जाम में आ जाएगा तो जो विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं वो सही करके आ जाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, फ्रेंच रो। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग बीच बीच में ऑप्शंस को भी पढ़ लीजिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, फ्रेंच रो। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? हमें ध्यान में रखना है मार्क्सवादी विचारक कौन है, नहीं है। आमतौर पर देखिए ये प्रश्न जो है ये यूरोपीय मार्क्सवादी विचारकों को ध्यान में रख के पूछा गया है। हिंदी में भी कई बार इस तरीके के सवाल हिंदी आलोचकों से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो समानांतर दोनों तरीके के आलोचकों के नाम आपके दिमाग में गूंजने शुरू हो गए होंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न के आधार पर हम देखते हैं कि कौन नहीं है। ऑप्शन दिया गया, जोसेफ एडिसन, लुकास, रॉल्फॉक्स, कार्डवेल। तो कौन इसमें ऐसा रचनाकार है जो या फिर विचारक है जो कि मार्क्सवादी नहीं रहा? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, जोसेफ एडिसन। बाकी जितने भी नाम यहां पर दिए गए हैं सभी मार्क्सवादी विचारक के तौर पर जाने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक। तो कुल मिलाकर घुमा फिराकर यथार्थपरक और आदर्शपरक पर यह सवाल पूरा निर्भर है। और हमें देखना है कि जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे थे तो क्या प्लेटो की दृष्टि को हमने किस रूप में देखा था। तो देखिए इस प्रश्न को आप बिल्कुल नोट करके रखिए। सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की दृष्टि यथार्थपरक थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। तो इसको आप ध्यान में रखिए। अभी ये सत्य के तौर पर पूछा गया था, आगे की परीक्षा में प्लेटो या अरस्तु किसी को ध्यान में रखते हुए आदर्श यथार्थ दोनों को जोड़ते हुए इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसकी धारणा है? जब भी विरोधों की सामंजस्य की चर्चा आएगी किसी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रामचंद्र शुक्ल का ध्यान आपके दिमाग में आना चाहिए। इनडायरेक्टली रामचंद्र जो है वो हमेशा परीक्षाओं में मौजूद रहते हैं। तो विरुद्धों का सामंजस्य वो किसका हो गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? हम आमतौर पर जब रीतिकाल पढ़ते हैं तो वहां पर नायिका भेद की बार बार चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि नायिका भेद। वैसे आप देखेंगे कि स्वकीय, परकीय तमाम नायिका भेद किए गए हैं, तो स्वकीय को ध्यान में रखते हुए पूछा गया कि कौन सा है। इस पे मैं आगे एक वीडियो लेक्चर जरूर बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें पूरे नायिका भेद को डिस्कस किया गया हो। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें बताना है कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है कि जो वासक सज्जा नाम की नायिका भेद है वो स्वकीय के अंतर्गत नहीं है, बाकी मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा। ठीक है, तो ये सब किसके भेद हैं? स्वकीय नायिका के। अगला प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन है? तो तुरंत आपको ध्यान में आ गया कि आनंदवर्धन है। इनको केवल रंगते समय या फिर टिक लगाते समय ही हमें सावधानी रखना है। अगला जो प्रश्न है कि संवेदनशीलता का असाहचर्य, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यह अवधारणा किसकी है? संवेदनशीलता का असाहचर्य अवधारणा किसकी है? ऑप्शन दिया गया, आई ए रिचर्ड्स, जॉर्ज लुकाच, टी.एस. इलियट, एफ.आर. लीविस। तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सही जवाब इसका है टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशुओं से संबंधित संस्मरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। महादेवी वर्मा की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें जीव जंतुओं और पशुओं से संबंधित संस्मरण लिखे गए? ऑप्शन दिया गया, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। इसका जो सही जवाब यहाँ पर आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि सही जवाब है ऑप्शन चौथा। महादेवी वर्मा का ऐसा मानना था कि जो जीव जंतु हैं या फिर पशु पक्षी हैं वो उनके परिवार से ही जुड़े हुए हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। पथ के साथ ही इसमें एक रचना दी गई है जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन रचनाकारों के बारे में चर्चा की हुई है। बाकी जितनी भी रचनाएं इनको प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से या फिर जो भी विषय वस्तु की दृष्टिकोण से जरूर आप ध्यान में रखिए। भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या
कितनी मानी गई है? भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? ऑप्शन दिया गया है 5, 10, 25, 20। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा है कि 10 मानी गई है। दोषों की संख्या कितनी मानी गई? रसगत 10। अगला प्रश्न है कि जो जन्म काल के आधार पर पूछा जाने लगा, तो आपको थोड़ा सा इसमें अलर्ट होना पड़ेगा और विकल्पों को ठीक से देखना पड़ेगा। पूछा गया कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास, यह ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले जिसमें कबीरदास होंगे ऑप्शन सही होगा। तो आप देख रहे हैं कि कबीरदास से रिलेटेड तीन तीन ऐसे ऑप्शन है जिसमें कि वो पहले हैं। तो कबीरदास जिनका जन्म 1398 में, गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574। तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर इसका सही जवाब हो रहा है। पहले हम कबीर को ध्यान में रखेंगे, फिर नानक को, दादू दयाल को, मलुकदास को। और आप देख रहे हैं कि जितने भी अभ्यास सेट आप कर रहे हैं, कॉमन प्रैक्टिस सेट, उसमें इस तरीके के प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या है? रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम क्या है? कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला। तो पहले तो आपके मन में, अगर आप महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि ये सब किसकी किसकी रचना है। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि मैं खुद लिख देता, लेकिन मैं जानबूझकर यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपका दिमाग वर्क करे। मैं आपके दिमाग को एक्टिव भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब रचनाएं आप देखेंगे कि हल्के में मत इसको लीजिए, ये वन लाइनर में भी आ सकते हैं। ये सब देखिए यहाँ जुड़े हुए हैं, तो कुछ जो टेक्निक्स हैं, जिन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए उसकी तरफ मैं संकेत कर रहा हूँ। तो हमें सही क्रम के अनुसार बताना था, तो इसका जो सही क्रम है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है। पहले रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला, जिसमें केशवदास चिंतामणि, मतीराम और अलंकार माला का आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये किसकी रचना। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम ईयर के अनुसार बताएं, यहाँ देखिए मैंने इसका आंसर आपको काल के अनुसार बताया, मतलब जो भी रचनाकार हैं या कवि हैं उनके काल के अनुसार हमने बताया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप कितना सन इत्यादि याद करेंगे वो बहुत कठिन हो जाएगा। चलते हैं या बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि टीएस इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर स्पेशली पूछ दिया गया है, टीएस इलियट के ग्रंथों को क्रम से हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। ये चार रचनाएं दी गई हैं, और इन चारों रचनाओं को पहले तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये सब रचनाएं किसकी हैं। ये सब हैं टीएस इलियट की, ठीक है। और हमें क्रम के अनुसार बताना है कि इसका क्रम क्या है। सही जवाब पहला ही ऑप्शन है कि पहले है द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथियन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। ये सुमेलित वाले में भी इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं टीएस इलियट से रिलेटेड। अब अगर इसके हम प्रकाशन वर्ष इत्यादि को ध्यान में रखें तो 1921-22 में द सेक्रेड वुड आया। इसके बाद एलिजाबेथ का लगभग 1932 के आसपास में बताया गया है, और सिलेक्टेड एसेज का जो यहाँ पर दिया गया कि 1934 के आसपास में है, और एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936 में है। तो ये मिलते जुलते वर्ष रहे हैं, और बाकी आप इन रचनाओं के क्रम को 1, 2, 3, 4 करके इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। नाट्य शास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया भाव प्रकाशन, दश रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। तो ये नाट्य शास्त्र से रिलेटेड सभी रचनाएं हैं। इनको पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जितनी भी रचनाएं सब में नाटक के बारे में चर्चा की गई। कुछ इसमें आप देख रहे हैं कि टीका के रूप में है, कुछ मौलिक ग्रंथ के रूप में भी है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। और इसके जो भी रचनाकार हैं वो आपके दिमाग में आने चाहिए कि अभिनव गुप्त है, धनंजय है, ठीक है, रामचंद्र, गुणचंद्र और भाव प्रकाशन। तो इन रचनाकारों को भी ध्यान में रखिए, और इसका जो क्रम है वो भी अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम है। अब ग्रंथ दे दिए गए हैं, कवि कह गया है, जनांतिक, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना,
प्रेमचंद और उनका युग। और ये जितनी भी इसमें रचनाएं दी गई हैं या फिर ग्रंथ दिए गए हैं वो सब किसी एक रचनाकार के नहीं है, ठीक है, सब अलग अलग है। अब हमें बताना है कि इसका क्रम आखिरकार सही क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो क्रम है। ऑप्शन जो तीसरा क्रम दिखाई दे रहा है ये क्या है, इसका सही है, प्रेमचंद और उनका युग, जो कि रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया। जनांतिक, आपके मन में आ गया होगा कि ये नेमिचंद्र जैन द्वारा लिखा गया था। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, ये नवल करके हैं आचार्य, उनके द्वारा लिखा गया है। और कवि कह गया है, ये रचना हो गई अशोक वाजपेयी की। तो इस तरीके से हम देखें तो हम काल के अनुसार भी बता सकते हैं, लेकिन अगर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेमचंद और उनका युग 1952 में लिखा गया, जनांतिक 1981 में, मुक्तिबोध, ज्ञान, संवेदना नंद किशोर नवल, जिनका मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा था, फिर आ गया, ये किताब आई 1998 में। और कवि कह गया जो कि अशोक वाजपेयी का है, ये हो गया 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सही क्रम हो गया तीसरा। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही काल क्रम क्या है। अब हिंदी काव्य शास्त्र की कृतियां आ गई, श्रृंगार निर्णय, रसराज, रसिकानंद, रस कलश। तो रस कलश आप देख रहे हैं कि तीन तीन ऑप्शंस में आखिर में है, और ये किसकी रचना है ये आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। अब इसका हम सही क्रम बताएं तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन दूसरा, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, रस कलश, जो क्रम है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। पुष्पलता, छाया, चित्रशाला भाग 1, चिनगारियां। ये देखिए थोड़ा सा आपको नया ढंग का प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ इसमें रचनाएं जो कि एकदम से नई है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से इसमें क्रम सही है। सही जवाब है चौथा ऑप्शन, छाया, पुष्पलता, चित्रशाला भाग 1, चिनगारियां। ये क्या है, कहानी संग्रह है और इनका सही क्रम ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। जो भी यहाँ पर नाटक दिए गए, कबीरा खड़ा बाजार में, कर्फ्यू, डॉक्टर, कोर्ट मार्शल, ये भी जो भी नाटक हैं ये अलग अलग नाटककारों के नाटक हैं और काफी ये फेमस है, वन लाइनर में भी ये नाटक सब पूछे जा सकते हैं। अब हमें बताना कि सही अनुक्रम इसका क्या है। तो ऑप्शन दूसरा है डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। तो ये इसका यहाँ पर क्रम है, ठीक है। अगर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर इत्यादि वाला जो प्रश्न है पहले भी आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, 1961 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर इसके बाद कर्फ्यू 1972 में, कबीरा खड़ा बाजार में आप देख रहे हैं कि 1985 में इसका प्रकाशन हुआ, कोर्ट मार्शल जो कि स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर निर्मल वर्मा के निबंध को ही फोकस करके ये पूरा लिखा गया है। तो इसका जो सही अनुक्रम यहाँ पर किताबें दी गई हैं, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ। तो पहले तो इन निबंधों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये निर्मल वर्मा के हैं, क्योंकि सुमेलित वाले में या फिर जो मैं बता रहा हूँ कि ऊर्ध्वाधर तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है, इस तरीके से कुछ रचनाएं देकर पूछ लिया जाएगा कौन सा नहीं है। तो निर्मल वर्मा के जो भी निबंध दिए गए उनका जो सही क्रम है यहाँ पर वो क्रम है, पहला ही क्रम क्या है, सही है, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि, अंत और आरंभ। प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो 1976 में शब्द और स्मृति का प्रकाशन हुआ, 1981 में कला का जोखिम, ठीक है। इसके बाद ढलान से उतरते हुए 85 में इसका प्रकाशन हो गया, आदि, अंत और आरंभ इसका प्रकाशन हुआ है सन 2001 ईस्वी के आसपास में। सही जवाब हो गया पहला ऑप्शन। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन दिया गया लहर, आंसू, उर्वशी, झरना, और सभी में घुमा फिराकर यही ऑप्शन दिया गया है। तो हमें बताना है कि सही क्या है इसमें। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। और इनके प्रकाशन वर्ष भी आपके दिमाग में धीरे धीरे आना शुरू हो गए होंगे,
क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो आपके दिमाग को रबर की तरह चारों तरफ खींच कर ले जाना है कि कौन कब आ जाए सवाल। देखा जाए तो मोटे तौर पर 1909 में लिखा गया उर्वशी। झरना जो कि काफी फेमस रचना है, इसको 1918 में लिखा गया, आंसू 1925 में, और लहर की चर्चा मैंने ऊपर ही कर दी थी 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी, जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सभी अलग अलग रचनाकारों की है। अब हमें प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है, रश्मिरथी, कनुप्रिया, लोकायतन, आत्मजयी। अगर हम प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से देखें तो जो रश्मिरथी है 1952 में इसका प्रकाशन हुआ, कनुप्रिया 1959 ईस्वी में, ठीक है, और लोकायतन 64 में, आत्मजयी जो रचना है वो हो गया 65 में। तो इस तरीके से हम प्रकाशन वर्ष को देख लिए। बाकी रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, पंत और कुंवर नारायण की ये रचना है, इसको आप आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। प्रगति और परंपरा, अंगद की नियति, अद्यतन, यत्र तत्र सर्वत्र। तो अलग अलग रचनाकारों के, निबंधकारों के निबंध हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसका सही अनुक्रम क्या हो गया। सही अनुक्रम है चौथा, प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नियति, यत्र तत्र सर्वत्र। चौथा ऑप्शन सही हो गया। अगर प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो 1948 में प्रगति और परंपरा का हुआ। अद्यतन, प्रगति और परंपरा आप देखेंगे जैसे कि रामविलास शर्मा का। अद्यतन किसका हो गया, ये हो गया अज्ञे का ये निबंध है 1977 में। अंगद की नियति का प्रकाशन हो गया अद्यतन जो है, अद्यतन 1977, अंगद की नियत 1984, यत्र तत्र सर्वत्र जो है 2006। वैसे आप देखेंगे कि यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बताया गया है कि सन 2000 ईस्वी के पहले की ही रचनाएं ली जाएंगी, मतलब 2000 ईस्वी तक का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया चौथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है। तो उपन्यास दिए गए हैं, सभी उपन्यास अलग अलग उपन्यासकारों के हैं। नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता आईना, तमस। तो हमें बताना कि सही अनुक्रम इसका आखिरकार क्या है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना, तमस। सभी उपन्यासकारों का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। देशद्रोही जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ, नदी के द्वीप काफी फेमस उपन्यास 1951 ईस्वी में, शहर में घूमता आईना इसका जो प्रकाशन हुआ 1963 ईस्वी में, और तमस का जो प्रकाशन हुआ 1973 ईस्वी में इसका हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो उपन्यासों का सही अनुक्रम है वो हमने देख लिया। अगला जो प्रश्न है जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर जो क्रम दिया गया है, धरती धन्य अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। तो जगदीश चंद्र के उपन्यास दिए गए, और एक उपन्यास ऐसा है जो कि आपके सिलेबस में भी दिया गया है, यूजीसी नेट के सिलेबस में। सही जवाब इसका है ऑप्शन तीसरा, यादों का पहाड़, धरती धन्य अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। ये सभी जो उपन्यास हैं जगदीश चंद्र माथुर के हैं, और प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से इनका क्रम है ऑप्शन तीसरा वाला। जगदीश चंद्र के उपन्यास हैं, बार बार एक जगदीश चंद्र माथुर भी रचनाकार हैं, तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जगदीश चंद्र का है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनाम दास का पोथा, अभिज्ञान। तो ऐतिहासिक उपन्यासों को यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका जो सही अनुक्रम है वो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है कि मृगनयनी, एकदा नैमिषारण्य, अनाम दास का पोथा, अभिज्ञान। अब इनके प्रकाशन वर्षों को देख लें तो 1950 में मृगनयनी का हुआ, 1972 में एकदा नैमिषारण्य, अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और अभिज्ञान जो है 1981 ईस्वी में। तो ये इसका क्रम है। तो अभी तक हमने क्रम पर आधारित प्रश्नों को देखा। अब कुछ प्रश्न हैं जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित हैं, उनको देख लेते हैं। स्थापना दिया गया है यहाँ पर कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है, इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है,
यह आपको बताना है। सही जवाब हो गया कि ये दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। अब देखिए इसी तरीके का मिलता जुलता प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ था, जिसमें साहित्य के व्यक्तिवाद और समाजवाद को जोड़कर देखने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि कहा गया कि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य और संवेदना से विमुख करती है, मतलब अलग करती है, बात गलत है। और जब स्थापना गलत है तो उसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो भी गलत है। कि क्यों बताया गया, क्योंकि विचारबद्धता उसकी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। ये दोनों क्या यहाँ पर गलत है, स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। अगला प्रश्न है कि कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है। अगर आप पिछला प्रैक्टिस सेट बढ़िया से देखे होंगे तो इसी तरीके से मिलता जुलता आया हुआ है वहां पर भी कथन। कहा गया कि कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज माना है। करुणा से रक्षा का विधान होता है क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भावों में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता। अब हमें बताना कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो ऊपर जो स्थापना दे दी गई है वो तो सही है, लेकिन यहाँ जो तर्क दिया जा रहा है वो गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं, इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। हमें बताना है कि इसमें स्थापना और तर्क में कौन सही है कौन गलत है। कहा गया मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं, ये बात क्या है, गलत है। स्थापना में मिथकों का अपना हर देश काल वातावरण में अपना अपना अर्थ होता है, उनका महत्व होता है। लेकिन जो तर्क दिया गया कि मिथक के माध्यम से हम किसी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है, तो ये ऑप्शन क्या है, तर्क यहाँ पर सही दिया गया। तो इस तरीके से हम देखें क्वेश्चन नंबर 59 ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है स्थापना दी गई कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती है। ये देखिए एक आलोचक से जुड़ा हुआ ये कथन है। हालांकि वहां पर लिखा गया कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, लेकिन यहाँ लिख दिया गया कि नहीं बढ़ती, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता को पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसमें हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया कि यहाँ पर नहीं जोड़ दिया था ऑलरेडी, ये गलत हो रहा है और तर्क इसका क्या है वो सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 61 का कि सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका जो सही जवाब है कि ए गलत है और आर सही है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है कि मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ है। अब हमें बताना कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो पहले तो जो बताया गया कि मरणासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ, ये जो दिया गया है स्थापना गलत है। लेकिन जो तर्क दिया गया है वो तर्क क्या है, सही है कि मध्य वर्ग के उदय से उपन्यास का उदय हुआ, वो भी पश्चिम। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति। साधारणीकरण पाश्चात्य काव्यशास्त्र और खासतौर से भारतीय काव्यशास्त्र में काफी इस पर डिस्कस किया गया है, हिंदी आलोचना में भी इस पर डिस्कस किया गया है। साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है, क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों स्थापना और तर्क दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है, कारण कि यह केवल उन पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ है। तो नाटकों पर हमने विचार किया हुआ था नाटक की श्रृंखला के अंतर्गत। यहाँ से सवाल पूछ लिया गया है स्थापना और तर्क को देखते हुए हम देखते हैं कि इसका जो सही जवाब क्या हो रहा है कि कहा गया कि प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का आद्यंत समन्वय हुआ है, ये तो बात सही है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह केवल उन पर पश्चिमी चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ, ये गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि आदर्श नागरिक को आत्म विकास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए,
क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की, उसकी अच्छी बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना से है। तो स्थापना और तर्क को देखने से लग रहा है कि ये दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सही और कौन गलत है। गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तो है, ये बात तो सही है, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है, तो इसमें किसान युग के जीवन का तो समग्र चित्रण हुआ है, लेकिन और परिस्थितियों का देखें तो नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा कि ये तो सही है, लेकिन आर क्या हो गया यहाँ पर, गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित से रिलेटेड आ गया, तो हम मुख्य तौर पर जो भी रचनाएं हैं जो सुमेलित के तौर पर हैं उनको देखेंगे, इसके बाद हम तथ्यों को याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक तरफ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। सर्वंगी, ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश, शब्द सागर, ये रचनाएं दी गई हैं और इन रचनाओं के आधार पर हमें मिलाना है। तो सर्वंगी जो रचना है वो किसकी है, रज्जब की है। ज्ञानबोध नाम से जो रचना है, कई जगह पे ज्ञान ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया मलुक दास का। प्रेम प्रकाश ये रचना है धरणीदास, और शब्द सागर जो रचना है बूला साहब की। तो इस तरीके से हम देखें तो जो यहाँ पर सही जवाब हमें होना चाहिए था, मिलना है, वो हो गया इसमें जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं। लेकिन आगे की परीक्षाओं के लिए हम इन रचनाओं को और रचनाकारों को बिल्कुल ध्यान में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुमेलित से ही रिलेटेड पूछा जा रहा है कि एक तरफ रचना है, रस रत्नाकर, रसराज, इश्कलता, रस सारांश, अलंकार प्रकाश। तो हमें मिलान करना है कि कौन किसका है। तो देखिए रस सारांश नाम से जो रचना है वो किसका है, वो है भूषण का। घनानंद की जो रचना है इसमें आप देख रहे हैं कि वो है इश्कलता। इसके बाद सूरत मिश्र की जो रचना है वो है रस रत्नाकर, और मतीराम की रचना इसमें आ गई रसराज। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका जो सही जवाब हो रहा है वो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही मैं फिर से बोलूंगा कि इन रचनाओं और रचनाकारों को ध्यान में रखिए आगे के लिए। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुरासुर निर्णय, भाषा योग वासिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, चिद्विलास। तो हमें मिलान करना कि कौन रचना है, तो देखते हैं जल्दी से। सुरासुर निर्णय जो हो गया रचना है सदा सुखलाल की। इसके बाद भाषा योग वासिष्ठ बताना ही नहीं, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा पद्म पुराण कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पूछ दिया गया दौलत राम जैन। दो जैनों का नाम दिया गया है, लेकिन ये क्या हो गए, दौलत राम जैन। और चिद्विलास वो हो गए दीपचंद जैन। तो देखिए तमाम हमने प्रश्नों को हल किया, लेकिन ये प्रश्न बड़ा है टेक्निकल तौर पर ध्यान में रखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं एक ही टाइप के, और रचनाएं उन लोगों की क्या है उनको आप ध्यान में रखिए। इन दोनों रचनाओं के रचनाकारों को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन तीसरा जो है वो सही हो रहा है। अगला प्रश्न है सुमेलित से रिलेटेड ही है। पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर दिया गया है, एक तरफ दिया गया है रचनाओं का नाम, दूसरी तरफ रचनाकारों का नाम। निशा निमंत्रण, प्रभात फेरी, नींद के बादल, जीवन के गान। तो हम इसको मिलाते हैं। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन, प्रभात फेरी नाम से जो रचना दी गई वो है नरेंद्र शर्मा। नींद के बादल बहुत ही जबरदस्त रचना, ये पूछा गया है केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान ये हो गया शिव मंगल सिंह सुमन। तो लगातार हम बीपीएससी में भी शिव मंगल सिंह सुमन मानव बनो नाम से कविता पढ़े, और यहाँ पर देखिए रचनाओं को हमने मिला लिया। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें तो हो गया ऑप्शन जो तीसरा आ रहा है वो इसका सही जवाब है। यहाँ पर कुछ नाटक दिए गए हैं और नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ मिलान करना है। भारत दुर्दशा, मयंक मंजरी, रुक्मणी परिणय, सीता वनवास, ये नाम दिए गए हैं और हमें मिलाना है। तो भारत दुर्दशा तुरंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी, रुक्मणी परिणय हो गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और सीता वनवास राम वनवास तो होगा सीता वनवास नाम से लिखा ज्वाला प्रसाद मिश्र ने। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है वो ऑप्शन दूसरा हो रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
गुलबहार 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी, कुंभ में छोटी बहू। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी 11 वर्ष का समय आया था, तो आपको याद ही होगा, मिला दिया हमने। गुलबहार भी आया हुआ था जो कि किशोरीलाल गोस्वामी का। पंडित और पंडितानी, इसको हमें मिलाना है, ये हो गया गिरिजा दत्त वाजपेयी का। और जो यहाँ पर दिया गया है कुंभ में छोटी बहू, वो हो गई बंग महिला। बंग महिला की एक खास रचना हमने पढ़ी है दुलाई वाली, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक और रचना है जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा है, जो कि मिलान के दौर पर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ए में सभी में 4 दे दिया गया है, तो बड़ा ही ये था। आगे की विकल्पों को थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो बी का तीसरा, तो सही जवाब है चौथा ही ऑप्शन। अगला प्रश्न है जो कि निबंधों को सुमेलित करना है। साहित्य का श्रेय और प्रेम, ठीक है। कई जगह यहाँ पर प्रेय भी लिखा रहता है, श्रेय और प्रेय। आलोक पर्व, रेती के फूल, आस्था और सौंदर्य। तो हमें मिलान करना है कि कौन किसका है। तो ये हो गया जैनेन्द्र का, साहित्य का श्रेय और प्रेय। आलोक पर्व, ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। रेती के फूल, ये भी आ चुका है, क्रम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। आस्था और सौंदर्य, ये भी आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने मिलान कर लिया और इसका जो सही जवाब आप देख रहे हैं कि वो है ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न है लिरिकल बैलेड्स, बायोग्राफी, लिटरेरिया, एस्थेटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है, सब पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि कौन किसका है। लिरिकल बैलेड्स, ये किसका हो गया, वर्ड्सवर्थ का। बायोग्राफी लिटरेरिया पिछली बार भी आया हुआ था और थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था, ठीक है। सही जवाब हो गया ये बायोग्राफी लिटरेरिया जो है वो है कॉलरिज। एस्थेटिक का हो गया क्रोचे। इसके बाद फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स हो गए आईए रिचर्ड्स। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका जो सही जवाब है वो है पहला ऑप्शन, इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। नया साहित्य, नए प्रश्न, रस सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, रोमांटिक साहित्य शास्त्र, इसको हमें मिलाना है। तो हम मिलाते हैं जल्दी से, जो पहले आता है उसको मिला लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है रस सिद्धांत, तो हम मिला लेते हैं कि ये नगेंद्र का। नया साहित्य, नए प्रश्न, ये हो गया नंद दुलारे वाजपेयी का। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, ये रचना हो गई शिव कुमार मिश्र। रोमांटिक साहित्य शास्त्र, ये रचना है देवराज उपाध्याय का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने मिलान कर लिया और इसका जो कोड के अनुसार सही जवाब है यहाँ पर हम देखते हैं, सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। और आज का जो आखिरी प्रश्न है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और आचार्यों के साथ हमें सुमेलित करना है। उज्ज्वल नीलमणि, देखिए उज्ज्वल यहाँ पर गलत लिखा गया है, आप लोग जान रहे हो कि सही में किस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है। उज्ज्वल नीलमणि, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर। जैसे मैंने बोलना शुरू किया, आपके मन में सब छपना शुरू हो गया कि कौन किसका किसका है। फिर भी परीक्षा है तो हम इसको मिला लेते हैं। उज्ज्वल नीलमणि हो गए रूप गोस्वामी, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रस गंगाधर हो गया पंडित जगन्नाथ। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, यहाँ पर मिलान के अनुसार सही जवाब है। तो इस तरीके से हमने कुल 75 प्रश्नों पर विचार किया और आपने देखा होगा कि आपकी तैयारी में रिवीजन, नए प्रश्नों से सामना और किस तरीके से किस प्रश्न को करना है, वो सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी और आपकी तैयारी लगातार मजबूत दिशा की तरफ बढ़ रही होगी। तो कमेंट्स कर जरूर इस वीडियो लेक्चर के बारे में बताइए, प्रैक्टिस सेट के बारे में, और भी कुछ जो भी सुझाव होंगे। वैसे जब भी सुझाव की मैं बात करता हूं तो ढेर सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो कि कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि एक एक प्रश्न पे मैं खूब डिस्कस करूं विस्तार से, तो वो संभव नहीं है। ये 75 प्रश्न है तो इसको 5-6 घंटे में भी बताया जा सकता है, लेकिन समय को देखते हुए, ताकि आप चीजों से परिचित हो जाएं, यही प्रयास है। इसी प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का आभार। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए